हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। ताज़ा तरीन रोचक बातें बीते 24 घंटे की हम आपको रिपोर्ट देंगे। आज तारीख है 28 फरवरी 2026 की, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 28 फरवरी को क्या कुछ बीता है हम आपको आसान भाषा में, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं पश्चिमी यूक्रेन से। यहाँ पर एक ऑयल डिपो है। इस पर एक मिसाइल हमला देखने को मिला था। मोस्ट प्रोबेबली ये इस्कंदर मिसाइल के द्वारा हमला देखने को मिला था, या फिर हो सकता है कि ये ड्रोन के द्वारा भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि ड्रोन हमला था या मिसाइल हमला था। लेकिन एक चीज स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि इसमें ये जो ऑयल डिपो है इसको काफी नुकसान पहुंचाया गया था। आगजनी देखने को मिली थी। ये पश्चिमी यूक्रेन में आज के लिए एकमात्र हमला देखने को मिला था। मध्य यूक्रेन से एक वीडियो निकल कर आया था यहाँ पर, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि FP7 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी एक और सफल टेस्टिंग कर दी गई है यूक्रेन के द्वारा। FP7 जो है ये फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल की फैमिली का ही पार्ट है। कहने का मतलब कि जो फ्लैमिंगो मिसाइल यूक्रेन उपयोग करता है अब रूस के खिलाफ, इसी की सीरीज में ये एक और मिसाइल है, जिसकी रेंज ऐसा बताया जाता है कि ये 200 किलोमीटर है और 14 मीटर का इसका चौड़ाई है। और इसकी जो टॉप स्पीड है ये 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास देखने को मिलती है। 150 केजी का इसका वॉरहेड देखने को मिलता है। और हम आपको बता दें कि ये जो मिसाइल है, चाहे फ्लैमिंगो मिसाइल हो, चाहे इसी का एक ये इसी सीरीज में एक और FP7 करके जो फ्लैमिंगो मिसाइल है, ये FP5 करके इसको कोड नेम दिया जाता है यूक्रेन में। और FP7 करके फ्लैमिंगो मिसाइल का ही एक इसी सीरीज की एक मिसाइल जो कि हम अभी बात कर रहे हैं, ये दोनों ही मिसाइल S-300 मिसाइल्स के ही अपग्रेडेड वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। अपग्रेडेड वेरिएंट से मेरा मतलब है कि यूक्रेन के पास कोई ऐसी बहुत खास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके दम पर यूक्रेन कोई बहुत अलग मिसाइल का निर्माण कर सके। ये सोवियत जमाने के जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जो कि हम अक्सर बात करते हैं कि जिनकी मिसाइल S-300 जो मिसाइल्स है, इनको हमला करने के लिए, ऑफेंसिव हमले करने के लिए भी रशियन आर्मी, रूसी सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। और इन्हीं S-300 मिसाइल को अपग्रेड करके और या इनकी टेक्नोलॉजी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके, बदलाव करके, और फ्लैमिंगो मिसाइल हमें आज यूक्रेन में देखने को मिलती है। क्योंकि यूक्रेन के पास खुद की भले कोई बहुत खास टेक्नोलॉजी, मेरे कहने का मतलब है मिसाइल टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन सोवियत जमाने की टेक्नोलॉजी हाँ यूक्रेन के पास है। और ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास एक लोकल सीज फायर अब देखने को मिलता है। बीते काफी दिनों से यहाँ पर कुछ बमबारियां आसपास के इलाकों में हो रही थी, लेकिन अभी के लिए अब यूक्रेन और रूस के बीच में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास एक लोकल सीज फायर देखने को मिलता है। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में बताया गया था बीते 24 घंटे में 50 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे। ये जापोरिजिया रीजन और खेरसोन रीजन के आसपास ये ऑपरेट करती है नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस। लेकिन जापोरिजिया में ही ये जो हुलियापोल गांव है, यहीं से चालू हो जाती है वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यहाँ पर ये ऑपरेट करती हैं। यहीं पर देखने को मिला है हिरके गांव पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। इस बात के वीडियो सबूत भी निकल कर आए थे, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर इसमें हम देखेंगे कुछ एपिसोड्स FPV ड्रोन स्ट्राइक्स के देखने को मिलते हैं यूक्रेनियन व्हीकल्स और सप्लाईज के ऊपर। थोड़ा सा वीडियो को मैं आगे प्ले करने की कोशिश करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाता हूँ। अंडरग्राउंड जो जो बंकर्स हैं यूक्रेनियन सैनिकों के, इन पर भी इसी प्रकार से हमले दिख रहे हैं और एक रूसी सैनिक अपने देश का झंडा फहरा रहा है इस वीडियो के आखिरी भाग में, जिसके आधार पर ये पूरा गांव और इसके पीछे का ये जो इलाका है, खेत खलिहान मैदानी इलाका, ये कर दिए गए हैं रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में। और रशियन इनफिल्ट्रेशंस जारी हैं लगातार। रशियन आर्मी या कहें वोस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑफेंसिव
अपना लगातार जारी रखे हुए हैं। हालांकि सफलता जितनी निकल कर आई है वीडियो सबूत के आधार पर, ये मैंने आपके सामने रख दी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम रिपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल्ड समरी एक निकल कर आई थी बीते 24 घंटे के लिए। ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि यूक्रेनियन सेना द्वारा यहाँ पर बहुत सारे काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा है 82nd एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड, 95th एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड, 225 225th सेपरेट राइफल रेजिमेंट, ये सारी जो रूसी सेना की यूनिट्स हैं, जो रशियन आर्मी की टुकड़ियां हैं, इनके द्वारा बहुत से यूक्रेनियन काउंटर अटैक्स को विफल किया गया था, कुछ नुकसान भी पहुंचाए गए थे। हालांकि जो स्थितियां हैं ये थोड़ी अलग हमें दिखाई देती हैं। कितनी सत्यता इस रिपोर्ट में, हो सकता है कुछ सत्यता हो, लेकिन एक और छोटी सी सफलता जोड़ी गई है यूक्रेन के खाते में। ये फार्म हाउस का इलाका आप देख पा रहे हैं, ये कर दिया गया है यूक्रेनियन सेना के कब्जे में, क्योंकि यहाँ पर आर्टिलरी बमबारी की वीडियोस निकल कर आई थी, जिसके आधार पर ये एक माइनर सी सफलता कह सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन हाँ एक सफलता है यूक्रेन के खाते में, जिसको कि मार्क कर दिया गया है। मैं वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए, और मुझे मिल चुकी है ये वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट। इसमें बीते 24 घंटे में 330 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे, ऐसा इसमें मेंशन है। कहने का मतलब कि यहाँ पर फाइटिंग्स काफी तेज है। एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक के बहुत सारे आइकन्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर बहुत खून खराबा देखने को मिल रहा है। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी पक्रोव्स्क, मिर्नोग्राड या इस इलाके के आसपास बहुत ज्यादा एक्टिविटी वीडियो सबूत के आधार पर तो नहीं पहचानी गई है बीते 24 घंटे में, लेकिन यहाँ पर बीते 24 घंटे में 400 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे, और कुछ जो नुकसान अक्सर हर रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं, ये भी इसमें मेंशन थे। 400 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे, घायल हुए थे। अगर ये बात सत्य है तो ये हमें बताता है कि भले ही वीडियो सबूत निकल कर ना पा रहे हो, लेकिन हमें हो सकता है कि एक दो दिन बाद या कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों के अंदर ही अंदर हमें सफलता देखने को मिल जाए, सीधे सीधे सफलता देखने को मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले कोई रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं और अचानक से ही कोई सफलता देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोनों ही सेनाओं द्वारा किस हालात में वीडियो सबूत या रिपोर्ट्स पब्लिश किए जा रहे हैं, या इनसे एफिलिएटेड जो सोर्सेज हैं किस हालात में रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही हैं, ये इनके खुद के जो हालात हैं इन पर निर्भर करता है। अगर रूसी सेना ना चाहे तो कोई रिपोर्ट्स या वीडियो सबूत हो पब्लिश ना हो पाए, या एटलीस्ट बहुत कम हो पाए। एक मैदानी इलाके में सफलता ये पहचानी गई है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। ये कॉन्स्टेंटिनोव शहर के बहुत पास में ही ये सफलता देखने को मिलती है। डिटेल्ड समरी यहाँ पर ये कहती है, एक आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो ईस्टर्न और साउदर्न फ्लैंक से अभी भी रूसी सेना यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर रही है। कॉन्स्टेंटिनोव शहर में इन्फिल्ट्रेट करने से मेरा मतलब है कि यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में, 3 4 5 सैनिकों के ग्रुप्स में लगातार रूसी सेना का जो ऑफेंसिव है धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि अब रूसी सेना बहुत सारे 100 200 500 या 1000 2000 सैनिकों को इकट्ठा नहीं भेजती है, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान ना हो सेना की टुकड़ियों को। छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ पर जो दुश्मन सेना है, यानी यूक्रेनियन सेना के जो डिफेंस है, इनकी थाह लेने के लिए भेजती है, और जब कोई इलाका कमजोर समझ में आता है तो उस जगह फिर यहाँ पर और ज्यादा जोर लगाया जाता है रूसी सेना के द्वारा। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 140 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे, घायल हुए थे बीते 24 घंटे में। ये रिपोर्ट हमने देखी, ऑफिशियल रिपोर्ट। इसके अलावा स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन में नॉर्मल जैसे हमें देखने को मिलता है, काफी सारी एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत हमें निकल कर आए थे। लिमान फ्रंट लाइन में अभी के लिए कोई अपडेट निकल कर नहीं आया था। लिमान शहर में यहाँ पर यूक्रेनियन सेना अभी तक ठीक ठाक रेजिस्ट कर पा रही है। जेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 190 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे बीते 24 घंटे में। यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक वीडियोस यहाँ पर निकल कर आई है पीले इलाके में। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रूसी सेना मौजूद है, इसका मतलब ये है कि एंटी ड्रोन वॉरफेयर दोनों ही सेनाओं के द्वारा चल रहा है बहुत भारी भरकम मात्रा में। पहले एक समय ये होता था कि सैनिक से सैनिक युद्ध लड़ते थे,
और अब ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि ड्रोन से ड्रोन ही लड़ते हैं, सैनिकों से सैनिक भी लड़ते हैं, लेकिन अब एंटी ड्रोन वॉरफेयर इतना तेज हो चुका है जिसकी अब हमें रोजाना ही वीडियोस निकल कर आती हैं। खैर, लिप्सी फ्रंट लाइन की हम बात करेंगे। ये खार्किव फ्रंट लाइन का ये एक हिस्सा है जहां पर ये देखने को मिला है, ये गांव आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। और इसके साथ में कुछ अगल बगल पीछे के मैदानी इलाके, खेत खलिहान के इलाके, ये भी कर दिए गए हैं रूसी सेना के नियंत्रण में, कब्जे में। इस बात की आधिकारिक पुष्टि मेरे ख्याल से हुई होगी। रूसी सेना के जो रिपोर्ट है यहाँ पर, इसमें 220 हाँ यूक्रेनियन सैनिकों का भी जिक्र था, और इसके हाँ वीडियो सबूत निकल कर आए थे। और मैं बात करूं कि बेल्गोरोड से क्या हुआ था, बेल्गोरोड में बमबारी जारी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वापस से हाइमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के कुछ हमले देखने को मिले थे। आजकल हाइमार्स के हमले यहाँ पर थोड़े तेज हो गए हैं, और जो ड्रोन हमले हैं ये तो चलते ही रहते हैं। एक रिपोर्ट में लिखा है 33 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए गए थे। इसके अतिरिक्त एक और रिपोर्ट में देखूं तो 29, 33 और 29 अगर हम देखें तो 62 की संख्या निकल कर आ जाती है। 62 में जोड़ दे 97 तो 159, 159 ड्रोन, 159 ड्रोन मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ जो ड्रोन्स हैं ये जो यूक्रेन ने मारे थे ये इससे ज्यादा ही होंगे, फॉर ऑब्वियस, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100%, 100% एक्यूरेटली काम नहीं करता। आज राजनीतिक खबरें ईरान के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, क्योंकि ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। इस वीडियो के ठीक पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं क्या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आगे भी जो डेवलपमेंट्स होंगी ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सरगेई लैवरोव, रूसी विदेश मंत्री की बात हुई थी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, हालात के बारे में इन्होंने चर्चा की थी, क्या कुछ हालात बीत रहे हैं ईरान में। और रशिया ने मांग की है कि ये जो युद्ध है ये अमेरिका जल्दी से रोक दे। हालांकि अमेरिका रोकेगा नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, जब तक अमेरिका को कोई बहुत भारी नुकसान नहीं होगा या ऐसी जरूरत महसूस नहीं होगी। जो पुतिन है, इन्होंने एक मीटिंग भी राजधानी मॉस्को में मीटिंग बुलाई थी ईरान के हालात को लेकर। राजधानी कीव से बात करें तो 105 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग किया गया था रूसी सेना के द्वारा यूक्रेन पर हमले करने के लिए, और एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया गया था हमले करने के लिए। अमेरिका यूक्रेन को ये कह रहा है कि आप डॉनबास की धरती दे दीजिए रूस को, जिससे कि रूस अभी की फ्रंट लाइन में इस युद्ध को रोक दे। लेकिन यूक्रेन ऐसा करने नहीं वाला है। अभी जेलेंस्की को कोई इस बात की जल्दी है नहीं, क्योंकि उनके पास अभी पैसे की कोई दिक्कत है नहीं, हथियार की कोई बहुत खास दिक्कत दिखाई नहीं देती। कहने के लिए बातें हो सकती है कि हथियार की दिक्कत है यूक्रेन को और सैनिकों की दिक्कत है, लेकिन अगर ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा दिक्कत होती तो कुछ हमें इसका असर फ्रंट लाइन पर देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ खास हमें देखने को मिलता नहीं है। और ये जेलेंस्की का मानना है कि हम डॉनबास में जो अपनी सेना है वो पीछे नहीं खींचेंगे। नो नाटो सपोर्ट, नाटो के जो सपोर्ट है ये अब धीरे धीरे कम होंगे। हालांकि यूरोपीय देश चाहे तो अपनी ओर से कुछ कर सकते हैं, अमेरिका की ओर से अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, ना के बराबर ही होगा, क्योंकि अमेरिका अब ईरान में भी बहुत ज्यादा शामिल हो चुका है। ईरान की हमने चर्चा विस्तार से की है इस वीडियो के ठीक पिछली वाली वीडियो में। अमेरिका को बहुत सारी मिसाइल्स और बहुत सारा जो पैसा है ये ईरान युद्ध में लगाना पड़ेगा। अब इस कारण से यूक्रेन के साथ क्या स्थिति होती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।